बैठी सुरभि रवि के ख्यालों में खोई थी। वह नहाकर तैयार हो सीधे यहीं आकर बैठ गई थी। घर के सब लोग सो रहे थे मगर सुरभि को रात भर नींद नहीं आई। शादी के बाद वह पहली बार मायके आई थी और आज रवि यानी उसका पति उसे वापस ले जाने आने वाला था। वह बहुत खुश थी। उसने एक भरपूर नज़र बैठक में घुमाई। उसे याद आने लगा वह दिन जब वह बहुत छोटी थी और अपनी माँ के पल्लू को पकड़े सहमी सी दीवार के कोने में घुसी जा रही थी। नाना जी यहीं दीवान पर बैठे अपने बेटों और बहुओं की तरफ देखते हुए अपनी रौबदार आवाज़ में फैसला सुना रहे थे। ममता अब अपनी बच्ची के साथ यहीं रहेगी। हम सबके साथ यह घर उसका भी उतना ही है जितना तुम सबका। यह सही है कि मैंने ममता का विवाह उसकी मर्जी के खिलाफ किया था, क्योंकि जिस लड़के को वह पसंद करती थी वह हमारे जैसे उच्च कुल का नहीं था। परंतु सुधीर के असमय गुजर जाने के बाद इसकी ससुराल वालों ने इसके साथ बहुत अन्याय किया। उन्होंने सुधीर के इंश्योरेंस का सारा पैसा हड़प लिया और तो और मेरी बेटी को नौकरानी बनाकर दिन रात काम करवाकर ममता का जीना हराम कर दिया। मुझे पता नहीं था कि दुनिया में कोई इतना स्वार्थी भी हो सकता है कि अपने बेटे की आखिरी निशानी से भी इस कदर मुंह फेर ले। मैं अब और नहीं देख सकता। इस विषय में मैंने गुरुजी से भी बात कर ली है और उनकी भी यही राय है कि ममता बिटिया को उन लालचियों के चंगुल से छुड़ा कर यहीं ले आया जाए। फिर कुछ देर रुक कर वे आगे बोले, अभी मैं जिंदा हूँ और मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं अपनी बेटी और उसकी इस फूल सी बच्ची की देखभाल कर सकूँ। मैं तुम सबसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों भी अपने भाई होने का फर्ज बखूबी अदा करोगे। और फिर नाना जी ने बड़े प्यार से उसे अपनी गोद में बैठा लिया था। उस वक्त वह अपने आप को किसी राजकुमारी से कम नहीं समझ रही थी। घर के सभी सदस्यों ने इस फैसले को मान लिया था और उसकी माँ भी घर में पहले की तरह घुलने मिलने का प्रयत्न करने लगी थी। माँ ने एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी कर ली थी। इस तरह से उन्होंने किसी को यह महसूस नहीं होने दिया कि वे किसी पर बोझ है। नाना जी एवं नानी के परिवार की अपने कुल गुरु में असीम आस्था थी। सबके गले में एक लॉकेट, उनमें उनकी ही तस्वीर रहती थी। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले गुरु जी की आज्ञा लेनी जरूरी होती थी। सुरभि ने बचपन से ही ऐसा माहौल देखा था, सो वह भी बिना कुछ सोचे समझे उन्हें मानने लगी थी। अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद समय निकालकर उसकी माँ कुछ वक्त गुरु जी की तस्वीर के सामने बैठकर पूजा ध्यान करती थी। कभी कभी वह भी माँ के साथ बैठती और गुरु जी से सिर्फ और सिर्फ एक ही दुआ मांगती कि गुरु जी मुझे इतना बड़ा अवसर बना दो कि मैं अपनी माँ को वे सारे सुख और आराम दे सकूँ जिनसे वे वंचित रह गई है। तभी खटकी आवाज़ से सुरभि की तंत्रा भंग हो गई। उसने मुड़कर देखा। तेज हवा के कारण खिड़की चौखट से टकरा रही थी। उठकर सुरभि ने खिड़की का कुंडा लगा दिया। आंगन में झांका तो शांति ही थी। घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 5:45 बज रहे थे। सब अभी सो ही रहे हैं। यह सोचते हुए वह भी वहीं सोफे पर अधलेटी हो गई। उसका मन फिर अतीत में चला गया। जब तक नाना जी जिंदा रहे उस घर में वह राजकुमारी और महारानी की तरह रही, मगर यह सुख उन दोनों के हिस्से में बहुत दिनों के लिए नहीं लिखा था। 2 वर्ष बीतते बीतते अचानक एक दिन हृदय गति रुक जाने के कारण नाना जी का देहांत हो गया। सब कुछ इतनी जल्दी घटा कि नानी को बहुत गहरा सदमा लगा। अपनी बेटी व नातिन के बारे में सोचना तो दूर, उन्हें अपनी ही सुध-बुध न रही। वे पूरी तरह से अपने बेटों पर आश्रित हो गई और हालात के इस नए समीकरण ने सुरभि और उसकी माँ ममता की जिंदगी को फिर से कभी न खत्म होने वाले दुखों के द्वार पर ला खड़ा कर दिया। नाना जी के असमय देहांत और नानी जी के डगमगाते मानसिक संतुलन ने जमीन जायदाद, रुपए पैसे, यहाँ तक कि घर के बड़े की पदवी भी मामा के हाथ में थमा दी। अब घर में जो भी निर्णय होता वह मामा मामी की मर्जी के अनुसार होता। कुछ वक्त तक तो उन निर्णयों पर नानी से हाँ की मुहर लगवाई जाती रही, पर उसके बाद वह रस्म भी बंद हो गई। छोटे मामा मामी बेहतर नौकरी का बहाना बनाकर अपना हिस्सा लेकर विदेश जाकर बस गए। अब बस बड़े मामा मामी ही घर के सब कुछ थे। माँ का अपनी नौकरी से बचा खुचा वक्त रसोई में बीतने लगा था। माँ ही सुबह उठकर चाय नाश्ता बनाती। उसका और अपना टिफ़िन बनाते वक्त कोई न कोई नाश्ते की भी फरमाइश कर देता, जिसे माँ मना नहीं कर पाती थी। सब काम निपटाते निपटाते भागते दौड़ते हुए स्कूल पहुँचती। कई बार तो सुरभि को देर से स्कूल पहुँचने पर डांट भी पड़ती। इसी प्रकार शाम को घर लौटने पर जब माँ अपनी चाय बनाती तो बारी बारी पूरे घर के लोग चाय के लिए आ धमकते और फिर वे रसोई से बाहर ही न आ पाती। रात में सुरभि अपनी पढ़ाई करते करते माँ का इंतजार करती कि कब वे आए तो वह उनसे किसी सवाल का हल पूछे, मगर माँ को काम से ही फुर्सत नहीं होती और वह कॉपी किताब लिए लिए ही सो जाती। जब माँ आती तो बड़े प्यार से उसे उठाकर खाना खिलाती और सुला देती। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उसे पढ़ाती। यदि वह कभी मामा या मामी के पास किसी प्रश्न का हल पूछने जाती तो वे हंसकर उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहते, अरे बिटिया क्या करना है इतना पढ़ लिख कर, अफसरी तो करनी नहीं तुझे, चल माँ के साथ थोड़ा हाथ बटा ले, काम तो यही आएगा। वह खींचकर वापस आ जाती। परंतु उनकी ऐसी उपहास भरी बातों से उसने हिम्मत न हारी, न ही निराशा को अपने मन में घर करने दिया, बल्कि वह और भी दृढ़ इरादों के साथ पढ़ाई में जुट जाती। मामा मामी अपने बच्चों के साथ अक्सर बाहर घूमने जाते और बाहर से ही खा पी कर आते, मगर भूल कर भी कभी न उससे न ही माँ से पूछते कि उनका भी कहीं आने जाने का या बाहर का कुछ खाने का मन तो नहीं। और तो और जब भी घर में कोई बहुत स्वादिष्ट चीज़ बनती तो मामी अपने बच्चों को पहले परोसती और उनको ज़्यादा देती।
वह एक किनारे चुपचाप अपनी प्लेट लिए अपना नंबर आने की प्रतीक्षा में खड़ी रहती। सबसे बाद में मामी अपनी आवाज़ में बनावटी मिठास भर के उससे बोलती, अरे बिटिया तू भी आ गई, आओ आओ कहकर बचा खुचा कंजूसी से उसकी प्लेट में डाल देती। तब उसका मन बहुत कचोटता और कह उठता कि काश आज उसके भी पापा होते तो वे उसे कितना प्यार करते, कितने प्यार से उसे खिलाते। तब किसी की भी हिम्मत न होती जो उसका इस तरह मजाक उड़ाता या खाने पीने को तरसाता। तब वह तकिए में मुंह छिपा कर बहुत रोती, मगर फिर माँ के आने से पहले ही मुंह धोकर मुस्कुराने का नाटक करने लगती कि कहीं माँ ने उसके आंसू देख लिए तो वे बहुत दुखी हो जाएंगी और वे भी उसके साथ रोने लगेंगी, जो वह हरगिज नहीं चाहती थी। एक आध बार उसने गुरुजी से परिवार से मिलने वाले इन कष्टों का जिक्र करना चाहा, परंतु गुरुजी ने हर बार किसी न किसी बहाने से उसे चुप करा दिया। वह समझ गई कि सारी दुनिया की तरह के साथी है। जब वह छोटी थी तब इन सब बातों से अनजान थी, मगर जैसे जैसे बड़ी होती गई उसे सारी बातें समझ में आने लगी और इस सब का कुछ ऐसा असर हुआ कि वह अपनी उम्र के हिसाब से जल्दी एवं ज़्यादा ही समझदार हो गई। उसकी मेहनत व लगन रंग लाई और एक दिन वह बहुत बड़ी अफसर बन गई। गाड़ी बंगला नौकर चाकर ऐसो आराम अब सब कुछ उसके पास था। उस दिन माँ बेटी एक दूसरे से गले लगकर इतना रोई कि पत्थर दिल हो चुके मामा मामी की भी आंखें भर आई। नानी भी बहुत खुश थी और अपने पूरे कुनबे को फ़ोन करके उन्होंने बड़े गर्व से यह खबर सुनाई। वे सभी लोग जो वर्षों से उसे और उसकी माँ को इस परिवार पर एक बोझ समझते थे, ससुराल से निकाली गई मायके में आकर पड़ी रहने वाली समझकर शक भरी निगाहों से देखते थे और उन्हें देखते ही मुंह फेर लेते थे। आज वही सब लोग उन दोनों की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। माँ मामी ने तो उसके अफसर बनने का पूरा क्रेडिट ही स्वयं को दे दिया था और गर्व से इतराते फिर रहे थे। समय का चक्र मानो फिर से घूम गया था। अब माँ व सुरभि के प्रति मामा मामी का रवैया बदलने लगा था। हर बात में मामी कहती, अरे जीजी बैठो ना, आप बस हुक्म करो, बहुत काम कर लिया आपने। मामी के इस रूप का सुरभि खूब आनंद लेती। इस दिन के लिए तो वह कितना तरसी थी। जब सरकारी बंगले में जाने की बात आई तो सबसे पहले मामा मामी ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया, मगर नानी ने जाने से मना कर दिया, यह कहकर कि इस घर में नाना जी की यादें बसी है, वे इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, जो जाना चाहे वह जा सकता है। माँ नानी के दिल की हालत समझती थी, सो उन्होंने भी जाने से मना कर दिया। तब सुरभि ने भी शिफ्ट होने का प्रोग्राम फिलहाल टाल दिया। इसी बीच एक बहुत ही सुशील और हैंडसम अफसर जिसका नाम रवि था, उसी की तरफ से सुरभि को शादी का प्रस्ताव आया। रवि ने खुद आगे बढ़कर सुरभि को बताया कि वह उसे बहुत पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। सुरभि को भी रवि पसंद था। रवि सुरभि को अपने घर अपनी माँ से भी मिलवाने ले गया था। रवि ने उसे बताया कि किस प्रकार पिताजी के देहांत के बाद माँ ने उसे संपूर्ण जीवन की आहुति सिर्फ और सिर्फ उसके पालने पोसने के लिए दे दी। घर घर काम करके रात रात भर सिलाई कढ़ाई बुनाई करके उसे इस लायक बनाया कि आज वह इतना बड़ा अफसर बन पाया है। उसकी माँ के लिए वह और उसके लिए उसकी माँ दोनों ही बस यही दुनिया थी। रवि का कहना था कि अब उनकी दो छोरों वाली दुनिया का तीसरा छोर सुरभि है, जिसे बाकी दोनों छोरों का सहारा भी बनना है एवं उन्हें मजबूती से बांधे भी रखना है। यह सब सुनकर सुरभि को महसूस हुआ था कि यह दुनिया कितनी छोटी है। वह समझती थी कि केवल एक वही दुखों की मारी है, मगर यहाँ तो रवि भी कांटों पर चलते चलते ही उस तक पहुँचा है। अब जब वे दोनों हमसफ़र बन गए हैं तो उनकी राहें भी एक है और मंजिल भी। रवि की माँ सुरभि से मिलकर बहुत खुश हुई। उनकी होने वाली बहू इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी तथा सुशील है, यह देखकर वे खुशी से फूली नहीं समा रही थी। झट से उन्होंने अपने गले से सोने की चैन उतारकर सुरभि के गले में पहना दी और फिर बड़े स्नेह से सुरभि से बोली, बस बेटी अब तुम जल्दी से यहाँ मेरे पास आ जाओ और इस घर को घर बना दो। मगर एक बार फिर सुरभि के परिवार वाले उसकी खुशियों के आड़े आ गए। रवि दूसरी जाति का था और उसके यहाँ मीट मछली बड़ी शौक से खाया जाता था, जबकि सुरभि का परिवार पूरी तरह से पंडित बिरादरी का था। घर पर सब रवि के साथ उसकी शादी के खिलाफ थे। जब सुरभि की माँ ममता ने सुरभि को इस शादी के लिए रोकना चाहा तो सुरभि तरफ कर बोली, माँ तुम भी चाहती हो कि इतिहास फिर से अपने आप को दोहराए, फिर एक जिंदगी तिल तिल कर के इस धार्मिक आडंबरों और दुनियादारी के ढकोसलों की अग्नि में अपना जीवन स्वाहा कर दे। तुम भी माँ, कहते कहते सुरभि रो पड़ी। सुरभि के इस तर्क के आगे ममता निरुत्तर हो गई। वे धीरे से सुरभि के पास आई और उसका सिर सहलाते हुए रुंधी आवाज में बोली, मुझे माफ़ कर देना मेरी प्यारी बेटी। बढ़ती उम्र ने नज़र ही नहीं मेरी सोचने समझने की शक्ति को भी धुंधला दिया था। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं। हम आज ही यह घर छोड़ देंगी। जब मामा मामी को पता लगा कि सुरभि का इरादा पक्का है और ममता भी उसके साथ है तो सबका आक्रोश ठंडा पड़ गया। अचानक उन्हें गुरुजी का ध्यान आया कि शायद उनके कहने से सुरभि अपना निर्णय बदल दे। बात गुरुजी तक पहुंची तो वे बिफर उठे। जैसे ही उन्होंने सुरभि को कुछ समझाना चाहा, सुरभि ने अपने मुंह पर उंगली रखकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया और फिर अपने गले में पड़ा उनकी तस्वीर वाला लॉकेट उतार कर उनके सामने फेंक दिया। सब लोग गुस्से में कह उठे, यह क्या पागलपन है सुरभि। गुरुजी भी आश्चर्य मिश्रित रोष से उसे देखने लगे। इस पर सुरभि दृढ़ स्वर में बोली, बहुत कर ली आपकी पूजा और देख ली आपकी भक्ति भी, जो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है। मेरा सर्वस्व और मेरा होने वाला पति रवि है।
उसका घर ही मेरा मंदिर है, उसकी सेवा आपके ढोंगी धर्म और भगवान से बढ़कर है। कहते हुए सुरभि तेजी से उठकर वहाँ से निकल गई। सुरभि के इस आत्मविश्वास के आगे सबने समर्पण कर दिया और फिर खूब धूमधाम से रवि के साथ उसका विवाह हो गया। अचानक बादलों की गड़गड़ाहट से सुरभि की आंख खुल गई। आंगन में लोगों की चहलकदमी शुरू हो गई थी। आंखें मलती हुई वह उठी और सोचने लगी, यहाँ दीवान पर लेटे लेटे उसकी आंख क्या लगी। वह तो अपना अतीत एक बार फिर से जी आई। रवि अब किसी भी वक्त उसे लेने पहुँचने ही वाला होगा। इस ख्याल से सुरभि के चेहरे पर एक लजीली मुस्कान फैल गई। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब